स्टूडेंट्स, ये आपका हाफ एन आवर का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये सब आपने चीज़ें अपने विलेज में या अपने आसपास देखा होगा, बस पता नहीं होगा। तो अगर आप ये चैप्टर थॉरली रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, सुनेंगे, तो आपको सब पता चलेगा कि ये होता कैसे है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द ऑफ क्लास 8 साइंस। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका मीनिंग क्या है पहले तो हम ये जान लें। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी वो फूड हमें कहाँ से मिलते हैं जो हम खाते हैं, राइट। सबसे पहले आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। फूड, वट एवर वी ईट एंड वी गेट द एनर्जी, जिससे हमें शक्ति मिले, ताकत मिले, वो सभी फूड होते हैं, ठीक है। और हम खाते क्यों हैं? वाई वी शुड ईट? बिकॉज टू गेट एनर्जी। अगर हमें एनर्जी मिलेगा या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उससे, तो हम बड़े होंगे, ठीक है, हेल्दी रहेंगे, और हमें कोई भी काम करने के लिए उससे जो एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें है आपका टू वर्क, टू प्ले, टू ग्रो, ठीक है, टू हेल्दी, और बहुत सारी चीज़ें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर हम आते हैं वाई वी शुड ईट। ये हो गया आपका टॉपिक फूड क्रॉप्स। अब मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये आते कहाँ से, मिलते कहाँ से हैं। ये सभी सोर्सेज, जैसे हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं, ठीक है। इन सबको करता कौन है? हमारे जो फार्मर्स होते हैं, वो सब सीड्स, वो सभी फार्मिंग करते हैं। वहाँ से हमें बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यही है, लेकिन थोड़ा सा इसका अंदर और डिटेल है कि वो कैसे करते हैं इन सबको, राइट, या कैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम आते हैं फूड क्रॉप्स पे। फूड क्रॉप्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है, यानी वो जो अनाज होता है जो हमें मिलता है खाने के लिए, वही होता है, लेकिन हम इसको बोलेंगे ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट फूड, जिससे हमें खाना मिले, तो वो हो गया आपका फूड क्रॉप्स। आप प्लीज़ इनकी डेफिनेशन ज़रूर लर्न करिएगा, राइट। देन वी आर कमिंग टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स इट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर तरह के सीड्स, हर तरह के प्लांट्स, या हर तरह के कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है। आपके ट्रीज हो सकते हैं, मैंगोज हो सकता है, क्रॉप्स हो सकती हैं, पल्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल पे, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। फिर हम अब आते हैं नेक्स्ट पे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी सेम है, द साइंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर है, एक स्पेसिफिक है कि हम इसमें यही चीज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखें तो आप ये ज़रूर मेंशन करें उसमें कि द साइंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ओके। और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं? यानी जो लोग इनको उगाते हैं, वो लोग होते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, ओके। फिर हम आते हैं क्रॉप प्लांट्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्रॉप प्लांट्स क्या है, जिससे हमें फूड मिले, ठीक है, जो हमें अनाज होते हैं, जो सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, तो ये सारे क्रॉप प्लांट्स हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेम काइंड विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन स्पेशली फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सीरियल क्रॉप्स, फाइबर, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर क्रॉप्स। यानी कि ये भी एक लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, कल्टिवेटेड होते हैं, और ग्रो स्पेशली प्रिपेयर, उनके लिए जो फील्ड होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए प्रिपेयर की जाती है, कि एक तो जैसे किस तरह की सॉइल है यहाँ पे, किस तरह का क्रॉप हम उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये इसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम उस फील्ड को, उस जो हमें क्रॉप उगाना है, वहाँ पे ग्रो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम देख के वहाँ पे उस क्रॉप को सो करते हैं, ठीक है, और ग्रो करेंगे, तो वो बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके सीरियल्स, फाइबर्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर क्रॉप्स, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग, यानी सबको पता है कि हमारी जो इंडिया है या हमारा जो वर्ल्ड है, वो हर जगह वेरिएशन है।
एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, और जो उनकी जो कंडीशन है, कहीं पे अगर सपोज यहाँ गर्मी है तो कहीं ठंडी है, कहीं ठंडी है वहाँ गर्मी है, और उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो क्रॉप्स भी उसी तरह ग्रो किया जाता है। अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस का, कि चावल को अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए पानी हमें बहुत सारा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम सूटेबल एनवायरनमेंट होता है या सूटेबल एटमॉस्फेयर होता है, वो होती है बारिश का सीज़न। यानी हम उस टाइम पे करेंगे तो क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होगी, तो हम जितना, अगर कई सपोज ऐसे होते हैं फार्मर्स जो कि वाटर अच्छे से इरिगेट नहीं कर पाते, नहीं दे पाते, पानी नहीं मिल पाता उनको, तो वो नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। वो होता है रेन, कि रेन होगा तो होगी चावल, राइट। तो आपका इसी तरह का यहाँ पे दो मैंने बताए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। आपको अगर इसको लर्न करना होगा तो एक तरीका है, लर्न करिए खरीफ, इसका एक बस एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, वो है राइस। खरीफ का RI लगा है, इसे RICE कर लीजिए, ठीक है। इससे कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा खरीफ क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स में, क्योंकि लर्निंग करते वक्त ये बड़ा परेशानी हो जाता है कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में कन्फ्यूजन हो जाता है लर्निंग करते वक्त, क्योंकि हम एग्जाम्पल लर्न करते हैं तो एग्जाम्पल से हम परेशान हो जाते हैं थोड़ा। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, खरीफ में RI आ रहा है, इसका मतलब इसमें राइस है। अब राइस को लेकर आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि राइस को पानी चाहिए, पानी कब होगा, गर्मियों में, ठीक है, रेनी सीजन में। तो आप इसका पॉइंट लिख सकते हो रेनी सीजन, ठीक है, ग्रोन जून टू अक्टूबर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल राइस, मेज और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो लेग्यूमिनस प्लांट में मेज, कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देती हूँ। लेग्यूमिनस प्लांट आपका इसमें आएगा रबी क्रॉप्स में। इसी का ठीक अपोजिट कर दो आप, राइट। ये रेनी सीजन हुआ तो ये रबी क्रॉप्स जो होंगे आपके विंटर सीजन में हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका अगर जून टू अक्टूबर हो रहा है तो उसका ठीक अगला जो मंथ होगा, यानी अक्टूबर टू मार्च, इसके बीच में ग्रो किए जाएंगे, ठीक है। राइस, इसका एग्जाम्पल राइस हो गया। इसका एग्जाम्पल वीट भी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से याद करिएगा, वीट, गेहूं की देखते हैं आप लोग जब गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं तो कटाई होती है ना। तो ये आपका है ग्राम्पी, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। इसमें आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स भी आते हैं। अब यहाँ तो आपका रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन तो वैनिश है। तो समर सीजन जो क्रॉप्स होते हैं, यानी कि समर सीजन में ही ग्रो होते हैं, हम लोग उसको सो भी करेंगे और ग्रो भी होगा वो, यानी हम उसमें बोएंगे भी और उसी समर सीजन के बीच में ही वो हमें मिलते भी हैं, ग्रो भी होते हैं। तो वो उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स, ग्रोन इन समर। एग्जाम्पल आपके अभी इस टाइम पे वाटरमेलन बहुत मिल रहा होगा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है समर सीजन में मिल रही हैं, समर सीजन में ग्रो हो रही हैं, समर सीजन में सो हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका है, बेस्ट एग्जाम्पल हैं सारे, और लर्न भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं इसी तरीके से। अब इसके आगे अब हम जानते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं वो हमारे जो सीड्स होते हैं वो सो करते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही नहीं हम डाल देते हैं बीज को मिट्टी में, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग ये है कि हम किस तरह से हम एक खेती करें। तो उसमें आपके 10 स्टेप्स हैं। फर्स्ट होगा प्लगिंग ऑफ फील्ड, हाँ, यानी हम खेती जो है, जो ज़मीन है, उसको हम पहले खुरदेंगे। खुरदने से क्या होगा कि जो उसके अंदर जो हार्डनेस हो रखी है वो हमारी सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें उसके अंदर जो स्टोन्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो अदर मटेरियल्स हैं, वो सभी निकल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है आपका, अगर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तो सीड को सो भी करेंगे। थर्ड स्टेप है, अगर हमने सीड को सो किया तो मैन्योर और फर्टिलाइजर तो डाल लेंगे हमें। फोर्थ स्टेप है आपका इरिगेशन का, हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल ऑफ वीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, एंड देन लास्ट स्टेप इज योर स्टोरेज।
हम आगे आते हैं। मैंने आपको जैसे भी बताया कि 10 स्टेप्स होते हैं उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, तो मैंने आपको उनका नेमिंग्स बताए थे, उनके स्टेप्स बताए थे। अब हम स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की हम प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसमें 3 स्टेप्स है आपके, प्लगिंग, क्रम क्रैशिंग एंड लेवलिंग। प्लगिंग क्या होता है? मिट्टी को खोदना, वो होती प्लगिंग। ठीक है, क्रम क्रैशिंग मीन्स जो उसमें मिट्टी ढेले थोड़े से बने होते हैं उनको तोड़ना। लेवलिंग यानी जब आप हमारी मिट्टी जब सॉफ्टनेस हो गई तो उन सबको एक बराबर किया जाए, ताकि हमें सीड को सो करने में, बोने में या आपको पानी देने में, कोई भी चीज़ को करने में हमें आसानी पड़े। तो ये आपके 3 स्टेप है। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम प्लगिंग करते हैं और ये सब करते हैं तो इससे क्या एडवांटेजेस है प्लगिंग के? पहली बात तो ये कि हमारी सॉइल जो है वो एयरी हो जाए। एयरी मीन्स कि हम जब वो मिट्टी में, क्योंकि वो सारे एक साथ गड्ढे जमे हुए थे तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे। जब एयरी नहीं होगा तो जो प्लांट्स हैं हम जो उसमें ग्रो करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब न्यूट्रिएंट अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो ग्रो भी नहीं करेगा। यानी अगर हमें खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे? हम तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहेगी तो उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं तक लिमिट रहेगी। लूजन द सॉइल, ठीक है, सो इट विल पेनिट्रेट द रूट्स टू अब्जॉर्ब द सॉइल न्यूट्रिएंट एंड सॉइल एयरी ब्रीथ वेल। अच्छे से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो रूट्स से ले पाएगा अगर एयरी होगा तो। ठीक है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयरी होने की वजह से क्या होगा, या उसमें जो पोर्स बन जाएंगे वो पोर्स क्या करेंगे, अगर पानी हम दे दें तो अच्छे से और ज़्यादा से उसमें वाटर होल्डिंग यानी पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली। इसमें क्या होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं हमारे सॉइल में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे, ग्रोज रैपिडली एंड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी रेट बिकॉज ऑफ द microorganism decompose that dead end plants और animals, वो हेल्प करते हैं उसको डिकम्पोज करने में और वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी रेट बढ़ाएंगे अगर उनमें हम प्लगिंग करते हैं। अप्रूव्ड वीड्स, अभी सोइंग वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि अगर आपका, हम लोग वीड्स को निकालने में भी आसानी पड़ेगा अगर हम लोग प्लगिंग करते हैं तो। मिक्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को भी मिक्स करने में बहुत इजी पड़ेगा। कोई चीज़ सपोज एक हार्ड है, आपको उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, पाउडरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, सो डैट यू हैव, और हम कह सकते हैं कि हमें आसानी पड़ेगा टू मिक्स दैट द सब्सटेंस इन इट। ओके, अब लेवल का है, लेवलिंग हमें क्यों करना चाहिए? लेवलिंग हमें इसलिए करना चाहिए, आपके यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। ठीक है, हमें लेवलिंग करते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक, कि लेवलिंग तो होगी, हमें सीड को जो सो करना है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो यूनिफॉर्म हो। ये हमें हेल्प करता है इरिगेशन में, ताकि आप देखते हो कई जगह अगर देखा हो या कभी गाँव गए होंगे आपने, समर वेकेशंस बिताई होंगी या कभी कहीं टूर पे गए होंगे तो देखा होगा खेत कि अगर गेहूं लगा होता है या आलू भी बोया जाता है तो उसके बीच में एक ऐसी लाइन सी बनी होती है, फिर उसके बीच में गैप, फिर लाइन बनी होती है, फिर उनको जैसे बो किया जाता है एक के बीच में एक, ऐसे साइड में उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे का न्यूट्रिएंट ना ले पाए, जो जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ले सके और उनको पानी भी उतना अवेलेबल हो। ठीक, रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, कम, अगर हम लोग ज़्यादा भी गैप कर दें तो भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादा पास, थोड़ा पास, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पास ताकि वो न्यूट्रिएंट ले ले, इतना गैप हमें मेंटेन रखना है कि उनका जो मॉइस्चर है वो कम लॉस हो। क्योंकि ज़्यादा करने से भी क्या होगा, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट्स आएंगी और वो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन हुआ तो उसका वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके न्यूट्रिएंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और ये लेवलिंग करते वक्त हमारे ये पॉइंट्स है, उसके एडवांटेजेस हैं ये सभी।
अब हम आते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप हम लोग अगर सब कुछ कर लेते हैं तो सीड को सो करते हैं। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली तो सीड को सो करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें इन बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो सीड हम लेंगे मार्केट में या हम कहीं भी जाते हैं मार्केट से कोई चीज़ लाने, तो हमें ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ जो है वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर हम ले रहे हैं तो क्वालिटी मैटर करती है, भले ही कम लें लेकिन अच्छी लें। तो अगर हम लोग सीड्स को ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और हेल्दी हो, यानी कि वो कोई बीमार ना हो या कोई ख़राब सीड्स ना हो, वो अच्छे सीड्स हों, अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, जब हम सो करें, जब हम उसको बोएं तो उसकी जो गहराई है, जो उसको मिट्टी में डालने की जो गहराई है, डेप्थ है, वो एकदम राइट होना चाहिए। इसका मतलब राइट का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा गहराई में भी ना बो दें और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना करें। गहराई में कर दिए तो उसको सांस नहीं ले पाएगा, वो न्यूट्रिएंट अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो ब्रीद नहीं कर पाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से मिल नहीं पाएगी, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर ही रह गया तो ऊपर रहने में क्या हो जाएगा कि बर्ड्स और इंसेक्ट पिच करके खा जाएंगे, तो या एनिमल्स ग्रेजिंग करेंगे तो खा जाएंगे। तो इन सब बात का हमें ध्यान रखना है कि सीड्स शुड बी गुड क्वालिटी, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट, एंड इट शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज वेरी, द डिस्टेंस बिटवीन देम राइट। ठीक है, ज़्यादा भी ना हो, ज़्यादा होगा तो फिर और पास भी ना हो, पास होगा तो वो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं। जैसे हम लोगों में लड़ाई होती है ना कि तो आपने मेरा ये चीज़ लिया, आपने मेरा ये चीज़ लिया, तो वैसे उनमें भी होता है कि अगर ज़्यादा क्लोज में होंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक दूसरे अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जब यंगर होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्ब करती हैं, राइट। अब हम आते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक, सीड सो कर दिया। अब हमें किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा करने के लिए और बहुत ज़्यादा करने के लिए हम लोग कोई ना कोई केमिकली चीज़ या कोई ना कोई कुछ चीज़ हम ऐड करते हैं कि वो, जैसे हम लोग नोटबुक्स में भी लिखते हैं तो हम उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए हम कुछ अपना हाईलाइट यूज़ कर लेते हैं या फिर उसको बहुत कुछ डेकोरेट कर देते हैं या कुछ ऐसा हो कि हाँ मैम को हम कुछ अलग दिखे उसमें या कुछ अच्छा दिखे। तो ऐसे ही फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते थे सो डैट कि उनकी जो क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो दोनों इंक्रीज हो। तो उसके लिए मैन्योर, आप एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आपको नोट्स इसके चाहिए होंगे तो आई विल गिव इट टू यू, ओके। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस आता है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि काउडंग केक्स वगैरह जो होते हैं हम उसमें ऐड करते हैं। उसमें क्या होता है, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंक्रीज करता है। बस इसका एक यही है कि इसका प्रोसेस जो है वो स्लो है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है और ये इजी नहीं होता स्टोर करने में क्योंकि ये बल्की होता है थोड़ा। तो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टोर, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट इज़ बल्की एंड इट इज़ ऑर्गेनिक। तो ये एनवायरनमेंट फ्री है, ठीक है, यानी पोल्यूशन कोई करेगा ही नहीं। और इसी के साइड बाई साइड जो है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है, ये इनऑर्गेनिक है, यानी कि ये केमिकली प्रिपेयर्ड है, ओके। इसमें ये बहुत जल्दी काम करता है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट या कह सकते हो केमिकली प्रिपेयर्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ये इजी टू स्टोर होता है क्योंकि ये ड्राइड फॉर्म में होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो हमें इजी होता है फील्ड्स में भी प्रोवाइड करने में, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करता है जो कि एटमॉस्फेयर को हमारे पोल्यूट करता है, राइट। तो ये आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है और ये दोनों चीज़ें हम लोग अपने सीड्स में या जब हम सॉइल में मिक्सअप करते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट एंड द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, ओके। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज इरिगेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर हमने सीड को सो कर दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर सब डाल दिए, तो बिना पानी के तो कोई पौधा उग ही नहीं पाएगा। तो इरिगेट करते हैं। आपके बुक में इरिगेशन जो है दो तरह का दिया हुआ है। एक मेथड दिया है स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि हम लोग बूंद बूंद एक एक बूंद करके उस प्लांट्स को दिया जाए।
तो और स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर मतलब आपने कई जगह पार्क में देखा होगा, एक फाउंटेन टाइप का होता है और चारों तरफ चलता रहता है और वो पानी ऐसे छींटे मारता रहता है, तो वो स्प्रिंकलर मेथड है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, हर एक पौधे के पास में एक नोजल टाइप का होता है, ठीक है, और वो खुला रहता है और उसमें एक एक बूंद गिरती रहती है। तो इससे क्या होता है, पानी वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता है और उसको जिस टाइम पे चाहिए होता है वो उसको उतना मिल जाता है वाटर, ठीक। अब हम आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारी मेहनत की और किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो तो हो गया आपका वेस्ट, राइट। जैसे हम लोगों ने अगर सारा काम किया, साल भर कॉपी में पढ़ाई की, लिखा सब कुछ और उसको संभाल के नहीं रखा, वो लॉस हो गई, तो आपका तो सारा मेहनत हो गया पानी में। तो वैसे सेम है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम चारों तरफ, अपने खेत के चारों तरफ फेंस लगा देते हैं कि एनिमल अंदर ना आ पाए, ठीक है। स्कैर क्रो होता है जैसे एक स्टैचू टाइप का होता है, ठीक है, ताकि उस पर बर्ड्स आके प्रीच ना कर पाए, ठीक। फिर हम आते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट, आपका एक पॉइंट मिस हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन से पहले, कंट्रोल ऑफ वीड्स। हमें वीड्स को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। क्योंकि वीड होते क्या है, जंगली पौधे, राइट। हिंदी वर्जन है जंगली पौधे, यानी एक जो मेन प्लांट है वो तो ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके साथ में दूसरा प्लांट भी ग्रो हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो तो है वाइल्ड प्लांट हमारे, उसका तो कोई यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल है आपके, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अमरांथस एंड चिनोपोडियम। चिनोपोडियम होता है बथुआ, ठीक है, एंड अमरांथस, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, बाय दी मैकेनिकल मीन्स हैंड पिकिंग, हाथों से तोड़ के उसको निकाल दिया। लेकिन कई बार होता है कि वो हमारे बस का नहीं है, हमसे ज़्यादा मतलब थोड़ा हार्ड है, वो नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि हम उसके अंदर एक ऐसा होता है ना कि एक प्लांट एक दूसरे प्लांट का दुश्मन होता है, तो एक ऐसा प्लांट वहाँ शो कर दें या शो करें जो कि अगर वीड्स ग्रो भी करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट ही नहीं होता, राइट। उसका न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं ले पाएगा। फिर है प्लगिंग फील्ड हम प्लगिंग मैंने बताया था, वही फील्ड को प्लगिंग करने से भी एक ये भी फ़ायदा है कि हम लोग को वीड्स को निकालने में इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो लूजन होती है, ढीली होती है, तो उस पौधे को निकालने में आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। स्प्रे यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये सभी स्प्रे करें। उसमें आपका एक एग्जाम्पल है 2,4-D और MCP है। एक और चीज़ इसमें था, बायोलॉजिकल बता दिया मैंने, मैकेनिकल बता दिया। ये वीड्स को कंट्रोल हम करते क्यों हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ती है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो भाई अगर वीड ग्रो कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये इफेक्ट पड़ता है कि जो मेन प्लांट का न्यूट्रिएंट है वो वीड्स ले लेते हैं, शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग होगी तो यानी जो हमारे मेन प्लांट है उसको जितनी चाहिए उसको फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, और इसके वजह से वो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अब जैसे कि कंट्रोल वीड्स के बाद मैंने इरिगेशन बता दिया, कंट्रोल वीड्स बता दिया, क्रॉप प्रोटेक्शन बता दिया। हार्वेस्टिंग क्या होती है कि हम जब खेतों में जाते हैं हम उसकी कटाई करते हैं, यानी जब वो पक गया, अब उसका टाइम आ गया है कि अब वो वहाँ से हटे या निकाले जाए उसको, तो हम क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फील्ड, द ग्रेन, जो ग्रेन होता है उसको हम, प्लांट्स को हम फील्ड से सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, हम लोग उस ग्रेन को उस प्लांट से हटाएंगे, यानी प्लांट है उसमें से अनाज को निकाल दिया। फिर लास्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेन है, प्लांट से आपने ग्रेन को निकाला, अब ग्रेन आएगा, ग्रेन से हम लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर जो छिलके होते हैं यानी शाफ या हस्क जो होते हैं, ठीक है, उसको हटाते हैं, तो वो ग्रेन सेपरेट आउट हो जाता है उस हस्क से। तो मेन आपको मिल गया, जैसे सपोज चावल ही है, राइस है, तो राइस मिल गया आपको। फिर आपका यहाँ पे आ गया स्टोरेज। हम अगर किसी भी चीज़ को सपोज आप देखा ही है मार्केट्स में सारी चीज़ें ये आते हैं, वरना चावल हमें कैसे मिलता है, यहाँ दिल्ली में हमारे गांव में फार्मिंग हो रही है, तो इसका सपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही रहता है। तो इसके लिए है आपका एग्जाम्पल कि हम गांव के या फार्मर्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज से उसको करते हैं, तो स्टोर करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है सिलोज, गोडाउन्स, ग्रैनरीज, ठीक है। सिलोज यानी बहुत पहले ज़माने में टाइम पे, बहुत पुराने एंशिएंट टाइम पे
क्या होता था, एक मिट्टी का पूरा बना होता था और नीचे से एक होल होता था, और उस मिट्टी के उसमें, क्योंकि वो पूरा मॉइस्चर है उसमें, ठीक है, और उसमें ड्राइड नीम लीव्स वगैरह ये सब डाल देते थे, सो डैट कि वो जर्म फ्री या इंसेक्ट फ्री उसमें जो लगते थे वो नहीं लग पाएंगे, ठीक है। गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स जैसे कि आपका कोई बड़ा सा बहुत बड़ा गोडाउन है, उसके अंदर अनाज को या क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है। ग्रैनरीज बता दिया मैंने आपको साथ ही में इसी के सिलोज के साथ में, ठीक है। 10th पॉइंट ये था आपका। अब हम आते हैं, हम लोग क्रॉप प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आपके 3 पॉइंट्स हैं, HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज, सेकेंड है आपका क्रॉप रोटेशन, एंड थर्ड है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज में क्या होता है, सपोज 2 टाइप्स प्लांट्स हैं, जैसे राइस ही है, राइस की कई वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक गुड क्वालिटी है, ठीक है, और एक है आपका क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो दोनों की वेराइटीज़ को हम क्रॉस ब्रीड कर देते हैं, और इससे क्या होता है, वो एक एक नई वेराइटी हमें देती है, जिसकी जो कि डिजीज रेजिस्टेंट भी होता है और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, यानी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा। तो ये आपका हो जाता है, इसको क्रॉस ब्रीड प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। आपका इसमें एक डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, एक तो फुल फॉर्म आ सकता है HYV का, और इसका डेफिनेशन आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिर हम आते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों करना चाहिए, मान लो सपोज एक ही फील्ड पे हम एक ही टाइप का प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि मैंने इस साल भी वही प्लांट ग्रो किया, फिर नेक्स्ट ईयर भी यही प्लांट ग्रो किया, थर्ड ईयर भी वही किया, तो उसमें क्या होगा कि वो एक प्लांट जो है, एग्जाम्पल राइस ही ले लो आप, अगर उसने वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किया, तो उसको तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए बार बार वही न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो उस न्यूट्रिएंट उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, यानी कि अगर हमने इस साल राइस सो किया है तो नेक्स्ट ईयर हम मूंगफली लगा सकते हैं। सबसे बेटर होता है कि अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट है, मूंगफली जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट है, उसका क्या काम होता है कि उसके अंदर जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसका काम ये होता है कि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट की, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, तो इसलिए हमें एक साल अगर एक प्लांट लगाया तो अगले साल उसी टाइम पे या उसी के 6 महीने बाद आप लेग्यूमिनस प्लांट लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर आप पोटैटो सो करिए, उसके बाद फिर आप वो लेग्यूमिनस प्लांट करिए, पल्सेस कर दीजिए, पल्सेस भी आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स है। इससे क्या होता है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट भी है वो रोटेट होती रहेगी, और उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डाउन नहीं होगा, और उसकी न्यूट्रिएंट जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो आते हैं नहीं। क्रॉप रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे रोटेट करके हम लोग उसकी सॉइल की फर्टिलिटी रेट को मेंटेन कर सकते हैं। एक उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक चीज़ स्किप हुआ था, वो था राइजोबियम बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपके नेक्स्ट क्लास में एक ये भी होगा नाइट्रोजन साइकिल, जो कैसे नाइट्रोजन वो हमारे सॉइल में फिक्स्ड होती है, तो उस साइकिल का नाम है नाइट्रोजन साइकिल, वो की आपके हायर क्लास में है। तो आपके इतना यहीं तक है क्रॉप रोटेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग बता रही थी मैं आपको। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड सो डैट कि इसमें है आपके यानी 2 या 2 से ज़्यादा पौधे प्लांट्स जब एक ही फील्ड पे ग्रो किया जा सके, ठीक है, या ग्रो किया जाए, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एग्जाम्पल आपका ग्राउंडनट एंड कॉटन क्रॉप्स। फिर हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये भी जैसे हम लोग प्लांट्स को मेंटेन करते हैं या हर चीज़ उसका देखभाल किया जाता है, वैसे एनिमल्स की भी किए जाते हैं। उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है, शेल्टर्स होती हैं, उनको फूड दिया जाता है, उनकी ब्रीडिंग होती है। तो ये सारे जहाँ जिस तरह से जिस प्रोसेस से ये सारी चीज़ें की जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है।
ब्रीडिंग, वहाँ ब्रीडिंग की जाती है, फीडिंग किया जाता है, वीडिंग होती है, एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब उसके कंपोनेंट्स क्या है, यानी उनका काम क्या है, राइट। उनका काम ये है कि उनको एनिमल्स को प्रॉपर फीड करना, उनको क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर देना, क्लीन एंड वेंटिलेटेड उनका शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर ब्रीडिंग होनी चाहिए, और सभी एनिमल्स उनको प्रोटेक्शन दिए जाने चाहिए, प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ एनिमल डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी कि अगर कोई बीमार भी है तो जैसे एनिमल्स के हॉस्पिटल्स होते हैं वैसे ही उनकी पूरी केयरिंग होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री का काम है, उसका कंपोनेंट्स है। अब है आप ये अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो एनिमल हस्बेंड्री की, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग ऑफ एनिमल्स, इट इज कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री। अब हम आपके इसमें कुछ एनिमल्स के नेम बताएं, जैसे डेयरी एनिमल्स, पोल्ट्री एनिमल्स, फिश फार्मिंग, मीट प्रोवाइडिंग लाइव स्टॉक, हनी बीज, ये सारे जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के आते हैं, ठीक है। तो डेयरी एनिमल्स यानी कि काव, बफेलोस, ये सारे होते हैं। तो इन सब के लिए इसमें है एक लिखा हुआ लाइन आपका, कंप्लीट फूड। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, वाई? बिकॉज इट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई ना कोई तो न्यूट्रिएंट ऐसा होता नहीं कि कोई भी ना हो, सबकी क्वांटिटी चेंज होती है लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंप्लीट फूड। फिर हम आते हैं आपके पोल्ट्री एनिमल्स हो गया आपका हेन, डक, ये सारे। अच्छा, इसमें डेयरी एनिमल्स में एक आपका आता है एक्सोटिक ब्रीड्स एंड इंडिजिनियस ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स वो होते हैं जैसे हमें हमारे इंडिया में हमें मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी बाहर से जो यानी फॉरेन से या कहीं से काउज एंड बफेलोज मंगवाए जाते हैं टू फुलफिल द कंप्लीट और यू कैन से टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द मिल्क, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोटिक ब्रीड्स, उसको हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं, काउज एंड बफेलोज को। इंडिजिनियस क्या होता है, यानी हमारे इंडिया की ही ब्रीड होती है वो, ठीक है, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ मिल्क। लेकिन कई बार होता है कि नहीं हो पा रही है, हमारे यहाँ कम पड़ रहे हैं तो हमें कहीं और से मंगाना पड़ता है, तो वो जब हम बाहर से मंगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स एंड इंडिजिनियस। इंडिया, इसी से ही आपको पता चल जाएगा। फिर पोल्ट्री में हेन जैसे एग, मीट और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे उससे बन सकती हैं, केमिस्ट, कॉस्मेटिक की चीज़ें, तो ये सभी हैं आपके पोल्ट्री एनिमल्स। फिश फार्मिंग, फिश से बहुत सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें या मेडिसिन भी बनती हैं, तो इस वजह से भी हमें उनका मतलब बहुत ध्यान रखना होता है, राइट। हनी बीज में आपका हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 3rd, 4th, 5th क्लास से हनी बीज के बारे में कि हनी बीज क्या करते हैं, वो अपने हनी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स, ओके। और उसमें क्या होता है, उसमें होता है शुगर, वाटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे जो हनी निकाला जाता है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं या बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं। तो ये आपका हनी बीज है। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर टू रियरिंग एंड ब्रीडिंग द बीज। यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री में तो सभी एनिमल्स आ गए, लेकिन एक स्पेसिफिक इसमें हनी बीज के लिए यूज़ किया गया वर्ड, इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। और एवीमन मीन्स बर्ड्स, ठीक है, टू रियरिंग एंड ब्रीडिंग द बर्ड्स, दिस इज कॉल्ड द एवीकल्चर। एव्स होते हैं, एव्स उसको बर्ड्स बोलते हैं साइंटिफिक उसमें नेम में, तो इसीलिए एवीकल्चर और एपीकल्चर, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन आ सकते हैं कि एपीकल्चर क्या है, एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्यों करें हम लोग, क्या पर्पज़ है, ठीक है। एवीकल्चर भी पूछ सकते हैं क्या होता है। एवीकल्चर तो है नहीं वैसे, मैंने आपको जनरली इसके नेम से इसको रिलेट करके बता दिया आपको, राइट। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, राइट। ये हाफ एन आवर का चैप्टर है, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कोई कमेंट्स कुछ भी हो प्लीज़ आप उसको मेंशन करिएगा, लिखिएगा, हमें बताइएगा। आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।